डाउटनेट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आई जेई मेन से एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। हे दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैट्रिक एग्जाम में हर बार 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे सभी सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q का जो मान हो वो 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन से देख लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई बटा 2 भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, चूँकि ये अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं होता है, अतः ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी को देख लीजिए, तो √16 दिया गया है और आप सभी को बता दें कि 16 का वर्गमूल 4 होता है तो आप 4 लिखेंगे। 25 का वर्गमूल 5 होता है तो आप 5 लिखेंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये P बटा Q के रूप में लिखा जा चुका है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः ये चारों ऑप्शन में परिमेय संख्या जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, √25/16। है दोस्तों, अगला सवाल कुछ में 2 में दिया गया है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया है, x² + 2x + 3 का एक मूल हो, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दिया गया है 1/α और 1/बीटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी एक फार्मूला होता है c/a। तो ए से ए को हम लोग कटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा -b/c। तो यहाँ पे देख लीजिए, b का मान 2 है तो आप यहाँ पे -2 लिखेंगे, c का मान 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब -2/3 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है -2/3, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 3 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन को देख लीजिए, √7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः ये अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें ऑप्शन में खोजना है कौन ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन सी को देख लीजिए, √5 का वर्गमूल नहीं होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, तो √75 दिया गया है। √75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 25 × 75, ठीक है। और 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, 4 × 16 और 16 × होता है 48। तो अब हम क्या करेंगे, डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकाल लेंगे तो √3 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल 4 का 1 4 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। तो √3 से √3 हम कटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/4। 5/4 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः ये परिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन डी अपरिमेय नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन को देख लीजिए, पहला ऑप्शन में दिया गया -7। तो -7 जो है
वो शून्य घाती बहुपद है। तो ये तो हमारा बहुपद है। ऑप्शन बी को देख लीजिए, वाई स्क्वायर है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ऑप्शन सी को देख लीजिए, कोई भी चर होगा अगर रूट में लगा होगा, उसमें रूट लगा होगा तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। ऑप्शन डी को देखते तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो समझ लेना है कि द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे जो बहुपद नहीं होगा वो ऑप्शन सी होगा। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और दिया गया है 4x + 6y = 9 का निकाय है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाय ज्ञात करने के लिए हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करेंगे। तो a1/a2 के लिए a1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 हम निकालेंगे तो a1 का मान 2 है और बटा में a2, तो a2 का मान यहाँ पे कितना है, a2 का मान यहाँ पे 4 है। तो 2/4 लिखेंगे तो ये हमारा 1/2 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में हम याद करेंगे b1/b2, b1 का मान देख लीजिए 3 है, b2 का मान 6 है, तो 3/6 लिखेंगे तो ये भी हमें 1/2 मरतबे कट जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे c1/c2, तो यहाँ पे देख लीजिए c1 का मान 5 है, c2 का मान 9 है, यानी 5/9 आएगा। तो इस निकाय में हमें प्राप्त हुआ कि a1/a2 बराबर में आया है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के आया है। तो दोस्तों आपसे बता दें, जब भी समीकरण में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, तो उस समीकरण का जो निकाय होता है वो असंगत होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, असंगत। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 6 में कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समीकरण का या किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक यानी डी का जो मान होता है वो जब 0 से बड़ा होने लगता है ना, तो दोनों मूल जो होता है वो वास्तविक और भिन्न होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, x + 2y = 9 दिया गया है, ठीक है, 2y = 9 दिया गया है, तो x की जगह पे आपको 5 बैठाना है। आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2y को 2y लिखेंगे और बराबर में कितना है, बराबर में 9 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 2y = 9, यहाँ ध्यान दीजिएगा +5 है, बराबर उधर जाकर -5 हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 9 में से 5 घटाते तो 4 बचता, 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरह आकर ये भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 में 2 से भाग लगाएंगे। दोस्तों आपसे बता दें, 4 में 2 से भाग लगाते हैं तो कितना मरतबे कटता, 2 दूनी 4 यानी 2 मरतबे कटता। तो कहने का मतलब चलिए हम ऑप्शन में से देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो ये ऑप्शन बी को देख लीजिए, ऑप्शन बी में 2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक का मान क्या होगा। जब भी आपको मैट्रिक एग्जाम में विवेचक पूछेगा ना, तो समझ लीजिए कि आपसे डी का मान पूछा गया है। डी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पे -2 है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे -2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान, a का मान यहाँ पे 3 है तो आप 3 लिखेंगे। c का मान यहाँ पे 1/3 है तो आप 1/3 लिखेंगे। या ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। इसी प्रकार से माइनस को आप माइनस लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 में 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा भी तो 4 ही होगा। 4 में से 4 को माइनस करना है, कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। यानी ये द्विघात समीकरण का जो विवेचक का हमें मान प्राप्त हुआ है वो 0 प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सारवंतर क्या होगा। मैट्रिक एग्जाम में जब भी आपसे सारवंतर यानी पदांतर पूछा जाएगा ना, तो समझ लीजिए आपसे वो डी पूछा गया है, यानी सारवंतर पूछा गया है। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वह होता है A2 - A1, यानी दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को घटाते हैं या तीसरा पद में से हम लोग दूसरा पद को घटाते हैं तो हमारा सारवंतर का मान आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे दूसरा पद को देख लीजिए, 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। पहला पद कितना है, A1 का मान 4 है तो आप 4 लिखेंगे। 10 में से 4 को माइनस कर लीजिएगा, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। क्वेश्चन का सही जवाब 6 आने वाला है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मौजूद है 6, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 6।
उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 10 में त्रिभुज ABC में AB एवं BC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि यदि DE समानांतर BC जहाँ पे BC बराबर 8 सेमी दिया गया है तो DE की लंबाई क्या होगी। मेट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाए यहाँ पे देख लीजिए एक त्रिभुज बना कर बनाना है, ठीक है। त्रिभुज एक ABC बनाना है, AB एवं AC के मध्य बिंदु D इस प्रकार है कि D इस प्रकार है कि D समानांतर BC है। इसका नाम अगर A रखते हैं, इसका B और इसका C रखते हैं, इस बीच में एक समांतर रेखा है, ठीक है, जिसका नाम क्या बताया गया क्वेश्चन में, D बताया गया है, जिसमें BC का जो मान है वो 8 सेमी है। तो आपसे पूछा गया है कि AD का लंबाई क्या होगा, इसका AD का मान क्या होगा। तो जितना मान दिया गया हो केवल उसको आपको आधा कर देना होगा। 4 सेमी का आधा करेंगे, 8 सेमी का आधा करेंगे तो कितना होगा, 4 सेमी होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 4 सेमी। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, डॉट का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद ज्ञात करना काफ़ी सिंपल है। 11वां पद का मतलब A11 हमें ज्ञात करना है। शॉर्टकट फार्मूला हम लोग लगाएंगे A प्लस 11वां पद ज्ञात करना है। 11 में से हम लोग A कम करेंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसके साथ हमें D लगा देना होगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, A का तो मान -3 लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हम 10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए D का मान, D का तो मान दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ पे -1/2 है, आप -1/2 लिखेंगे, और -A1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस +3 लिखेंगे, ठीक है। बटा का जोड़ बनाएंगे, 2 1 एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 और +3 दोनों कितना होता है, 6 हो जाता है। तो -1 और +6 मिल के ये 5 हो जाता है, और बटा में कितना है, 2 है। यानी D का जो मान आने वाला है वो 5/2 आएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं D की जगह पे 5/2। जरा ध्यान दीजिएगा, हम 10 को 5 में कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हमें बचेगा -3 और +5 में अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो -3 का मतलब किसी व्यक्ति के पास 3 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 25 रुपया प्राप्त होता है, तो कर्जदार को जाहिर सी बात है 3 रुपया देगा। तो 25 रुपया प्राप्त होता है, उसके पास 3 रुपया कर्ज है, कर्जदार को 3 रुपया दे भी देगा, तो उसके पास कितना रुपया बचेगा, 22 रुपया बचेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 22 आने वाला है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में मौजूद है 22, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 12 में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं ना, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं AB² बटा DE², ठीक है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। मैट्रिक एग्जाम में तो एक सवाल ऐसे बहुत बार पूछे गए हैं, तो काफ़ी सिंपल है इसका जवाब देना। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में है। पहले अगर हो माइनस बाद में हो प्लस, तो समझ लीजिए कि ये द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। दोनों बिंदु माइनस में हो तो समझ लीजिए कि ये तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई भी बिंदु में पहले प्लस लगा हो बाद में माइनस लगा हो तो समझ लेना है कि यानी ये चतुर्थ पाद में होगा, यानी चतुर्थीय चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 4, -3, तो 4 को देखेंगे तो 4 प्लस में है और 3 जो है वो माइनस में है। तो पहले प्लस बाद में माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ पाद यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि यदि A + B = 90 डिग्री तो साइन A बराबर क्या होगा। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन A बराबर क्या होगा, अगर हम B बराबर लिखते हैं 90, ठीक है, तो ये जो है A वो हो जाएगा कितना, A प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में A। तो अब हमें क्या करना है कि कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कॉस A इंटू, हम लोग लिखेंगे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा होता है, तो लिखेंगे कॉस इंटू 90 माइनस A। एक जगह पे हमको कितना लिखना है, एक जगह पे हम A ही लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। और यहाँ पे A है तो 90 माइनस A किसके बराबर है, B के बराबर है। तो 90 माइनस A की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं।
यानी कॉस ए का जो मान होगा वो साइन बी के बराबर होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो साइन बी ऑप्शन सी में मौजूद है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, साइन बी। कैसे हमने ज्ञात किया एक बार फिर से समझेंगे आप कि यहाँ पे हम क्या किए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। अगर हम इसे बी बराबर 90 डिग्री लिख देंगे तो ए हमें प्लस में प्राप्त है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में बी हो जाएगा, सॉरी माइनस में ए हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना था कॉस ए, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए लिखने वाले हैं। और इसके बाद में हमने क्या किया कि कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा, ठीक है। और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, ए है, लेकिन 90 माइनस ए बराबर क्या है यहाँ पे, तो बी है। तो 90 माइनस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब साइन बी आएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 15 में, ये भी काफ़ी सिंपल है। दिया गया है कि बिंदु 4,5 और बी में दिया गया है 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। यहाँ पे हमें मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। उसी प्रकार से y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं x1 y1 से। तो x1 का मान यहाँ पे 4 है, x2 का मान 6 है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस 6 बटा 2। आपसे बता दें 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, नीचे 2 है, 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसी प्रकार से y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 का मान यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, y2 का मान भी 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, बटा 2 का 2। तो देख लीजिए 5 में 5 को ऐड कीजिएगा, 10 होगा, 10 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो इसमें भी 5 हमें आया है x का नियामक, और y का भी मध्य बिंदु कितना आया है, 5 आया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 5,5 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी में मौजूद है 5,5, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसे अगर हम केवल थीटा बराबर 90 डिग्री लिखते हैं ना, तो 3 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरह करिए, भागा में हो जाएगा, तो ये कटेगा 30 यानी 90, यानी थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। हमसे पूछा गया कॉस थीटा का मान, यानी कॉस थीटा की जगह पे हम कितना डिग्री लिख सकते हैं, अब 30 डिग्री लिख सकते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा ऑप्शन बी होगा, √3/2। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में, काफ़ी सिंपल सवाल है। दिया गया है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया से बनने वाली उद्गम मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी छाया इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। ये सूर्य है, इसका जो छाया इस प्रकार से बनेगा जो कि मीटर है, 30 मीटर लंबी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि इसकी मीनार की ऊंचाई, तो हमें पी ज्ञात करना है, और एच दिया गया था, पी बटा एच किस में होता है, साइन में होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे ज्ञात करेंगे, तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 30√3 होगा। इसे ज्ञात कर लीजिएगा। अगर ज्ञात करने आपको नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकती हैं। मैं ऊंचाई दूरी का वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी को ऊंचाई दूरी से पूछने वाले सभी सवालों को हल करने का तरीका बता दूंगा। ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है जिसके कारण मैं मोबाइल पर सोल्यूशन नहीं कर सकता, इसीलिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकती हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी को ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन का जितने भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। मान लेते हैं यह एक वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु का मतलब क्या है, किसी बाहरी बिंदु। तो कोई बाहरी बिंदु ए है, तो इस वृत्त पर बाहरी बिंदु ए से हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितने खींच पा रहे हैं, तो 2 खींच पा रहे हैं। तो मैट्रिक एग्जाम में जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो मात्र 2 खींच सकते हैं। अगर बाहरी बिंदु का नाम नहीं दिया जाएगा, केवल पूछा जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा, ठीक है। और बाहरी बिंदु निश्चित बिंदु एक दे देगा, तो समझ लेना है कि उस पर स्पर्श रेखा की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं क्वेश्चन में 21 को। क्वेश्चन में 21 में दिया गया है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² थीटा बटा 360 होता है, जिसे हम लोग थीटा बटा 360 और πr² भी लिखते हैं।
तो चलिए हम लोग वैसा ऑप्शन देख लेते हैं। तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर किस में है? तो ऑप्शन डी में है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल है कि एक घन का आयतन 150 मीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन से इसका हल करेंगे कि इसको ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? किनारा का क्यूब होता है। अगर हम लोग किनारा बराबर लिखेंगे तो आयतन में रूट अंडर क्यूब लग जाएगा, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा 125। तो क्यू रूट 125 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 5 या 25 25 125। तो 3 5 का क्या हो जाएगा? 1 और 5 हो जाएगा, यानी किनारा यानी जो भुजा का मान आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपसे बता दें कि घन में कुल वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 6 गुने भुजा का मान हमें कितना प्राप्त होगा? 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का इधर स्क्वायर कर देंगे। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 में 6 से गुना करेंगे। तो 6 25 30 का 0, हाथ में आया 3, 6 का 18 और 3 कितना आ जाएगा? तो इस तरीके से आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाके मैथ इन मैजिक टिप्स लिखकर आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपनी मैट्रिक की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप मैट्रिक का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।